दोस्तों, कभी जो भारत दुनिया के सामने मजबूरी में झुका करता था, कभी जो हर आर्थिक तूफान में सबसे पहले हिल जाता था, वही भारत आज अपनी तिजोरी में ऐसा धन पहाड़ खड़ा कर चुका है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसे देखकर अंदर ही अंदर कांप रही हैं। 1991 का वो अपमान आज भी इतिहास में दर्ज है, जब देश के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि कुछ हफ्तों का आयात चल सके, जब पेट्रोल खरीदने के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं थी और मजबूरी में भारत को अपना पुश्तैनी सोना विदेश भेजकर गिरवी रखना पड़ा था। उस वक्त हालात ऐसे थे कि देश की संप्रभुता तक खतरे में आ गई थी। दुनिया के आर्थिक संस्थान शर्तों पर कर्ज देने को तैयार थे और भारत के पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वक्त ने करवट ली और वही देश आज दुनिया का सबसे मजबूत उभरता हुआ आर्थिक किला बन चुका है, जिसकी तिजोरी इतनी भरी हुई है कि आधी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं उसमें समा जाएं और फिर भी पैसे बच जाएं। पिछले दिनों जब आम आदमी अपने रोजमर्रा के संघर्ष में उलझा हुआ था, तभी मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर से निकली एक रिपोर्ट ने वैश्विक बाजारों में भूचाल ला दिया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 723.8 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका था। यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं था, यह उस आर्थिक क्रांति का सबूत था जो चुपचाप भारत में हो रही है। रुपयों में गिनो तो यह रकम 60 लाख करोड़ से भी ज्यादा बैठती है, इतनी बड़ी कि आम इंसान की सोच वहां जाकर थक जाए। जिस दुनिया में देश कर्ज में डूबते जा रहे हैं, जहां अमेरिका जैसे मुल्क पर भी ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लटक रहा है, उसी दुनिया में भारत बिना शोर मचाए अपने खजाने को मजबूत करता चला गया और अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वो खुद आर्थिक झटकों को झेलने ही नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करने की ताकत भी रखता है। लेकिन इस पूरी कहानी का असली खेल सिर्फ नोटों में नहीं बल्कि उस चमकदार धातु में छुपा है जिसने सदियों से ताकत की परिभाषा तय की है। सोना। भारत ने बहुत पहले समझ लिया कि कागज की करेंसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा भविष्य के साथ जुआ खेलने जैसा है। डॉलर आज मजबूत तरीके से 96 बेस बने है, कल कमजोर हो सकता है। किसी फैसले, किसी युद्ध या किसी प्रतिबंध से उसकी कीमत हिल सकती है, लेकिन सोना हर दौर में ताकत रहा है। इसी समझदारी के साथ भारत ने पिछले सालों में रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदना शुरू किया और आज हमारे खजाने में पड़ा सोना करीब 123 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। यह वही सोना है जिसे कभी इज्जत बचाने के लिए विदेश भेजना पड़ा था और आज वही सोना भारत की आर्थिक रीढ़ बन चुका है। यह सिर्फ निवेश नहीं है, यह एक रणनीतिक हथियार है, ऐसा हथियार जो बिना गोली चलाए दुश्मनों को झुका सकता है। आज अगर दुनिया में कहीं भी संकट आता है, तेल महंगा होता है, युद्ध की आहट होती है या बाजारों में भगदड़ मचती है, तो सबसे पहले करेंसी हिलती है। कई देशों में महंगाई आसमान छूने लगती है, लोगों की बचत रातों रात आधी रह जाती है, लेकिन भारत वहां भी डटा रहता है क्योंकि उसके पास यह विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है। जैसे ही रुपया कमजोर होने लगता है, आरबीआई अपने खजाने से डॉलर झोंक देता है और बाजार को संभाल लेता है। यही वजह है कि जहां कई देशों में पेट्रोल लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है, वहीं भारत अभी भी हालात को कंट्रोल में रखे हुए है। यह 723 अरब डॉलर आपकी जेब का अदृश्य कवच है, वो ढाल है जो विदेशी संकटों को आपके घर की रसोई तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। अब इस ताकत को देखकर सबसे ज्यादा बेचैनी किसे हो रही है, तो उसका जवाब सीधा है चीन को। सालों तक एशिया का आर्थिक सरताज बना बैठा ड्रैगन आज अपनी ही गलत नीतियों में उलझकर लड़खड़ा रहा है। उसका रियल एस्टेट सेक्टर धराशायी हो चुका है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और विदेशी निवेशक वहां से पैसा निकालकर भारत की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि पैसा हमेशा वहां जाता है जहां भविष्य सुरक्षित दिखता है। और आज भविष्य भारत में दिख रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगा रही हैं, टेक्नोलॉजी ला रही हैं, अरबों डॉलर झोंक रही हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि भारत स्थिर है, मजबूत है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब कोई चमत्कार नहीं है, यह सोची समझी आर्थिक रणनीति का नतीजा है। भारत ने गर्म पैसा यानी तुरंत आने जाने वाले निवेश के पीछे भागने के बजाय लंबे समय तक टिकने वाले निवेश को प्राथमिकता दी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई, एक्सपोर्ट मजबूत किया, सर्विस सेक्टर को दुनिया का हब बनाया और जरूरत से ज्यादा आयात पर निर्भरता कम की। जब दुनिया डरकर पीछे हट रही थी, तब भारत ने मौके पकड़े, सस्ता तेल खरीदा, नए बाजार खोजे और अपनी शर्तों पर व्यापार किया। नतीजा यह हुआ कि डॉलर भारत में आता गया और खजाना भरता चला गया। जो देश कभी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से मदद की भीख मांगता था, वही देश आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बन चुका है। आज भारत उस स्थिति में है जहां वह संकट में खुद भी खड़ा रह सकता है और जरूरत पड़े तो दूसरों को भी संभाल सकता है। 1991 में जो सोना मजबूरी था, 2026 में वही सोना ताकत बन चुका है। यह सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास, स्वाभिमान और विश्व शक्ति बनने की यात्रा की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जो अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब असली रफ्तार पकड़ रही है। अब जरा सोचिए दोस्तों,
जब किसी देश के पास इतना विशाल विदेशी मुद्रा भंडार और सोने का पहाड़ खड़ा हो जाता है तो वो सिर्फ अपने लिए सुरक्षित नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया की चालों पर असर डालने लगता है। आज तक ग्लोबल सिस्टम एक ही धुरी पर घूमता रहा, डॉलर पर। तो एल खरीदना हो, हथियार लेना हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना हो, तो हर जगह डॉलर की बादशाहत थी। जिसने डॉलर कंट्रोल किया उसने दुनिया को कंट्रोल किया। लेकिन भारत ने अब उस खेल में सेंध लगा दी है। जब भारत धीरे धीरे डॉलर से दूरी बनाकर सोने और अन्य मजबूत एसेट्स में ताकत जमा कर रहा है तो यह सिर्फ निवेश नहीं बल्कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को चुनौती है। यही वजह है कि अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम में बेचैनी है। बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बड़े देश डॉलर से हटने लगे तो अमेरिका की आर्थिक बादशाहत को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। और इस बदलाव की शुरुआत जिस देश ने सबसे मजबूती से की है वह है भारत। अब यहां एक और बड़ा खेल समझिए। जब किसी देश के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो वह अंतरराष्ट्रीय दबाव से लगभग आजाद हो जाता है। पहले जब भी किसी देश पर प्रतिबंध लगाए जाते थे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती थी क्योंकि उसके पास व्यापार करने के लिए डॉलर खत्म हो जाते थे। लेकिन आज भारत उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां अगर कोई ताकत आंख दिखाए तो भारत बिना घबराए अपने खजाने के दम पर पूरी व्यवस्था को संभाल सकता है। यही वजह है कि अब भारत खुलकर अपनी शर्तों पर फैसले ले रहा है। चाहे तेल खरीदना हो, हथियारों की डील हो या नए व्यापारिक समझौते, दुनिया को अब भारत की जरूरत है, भारत को दुनिया की मजबूरी नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है चाइना को। सालों तक खुद को एशिया का आर्थिक बादशाह समझने वाला ड्रैगन अब अंदर ही अंदर टूट रहा है। उसकी फैक्ट्रियां खाली हो रही हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, प्रॉपर्टी सेक्टर ढह चुका है और विदेशी निवेशक वहां से पैसा निकालकर भारत में डाल रहे हैं। कभी जो कंपनियां चीन के बिना सांस नहीं लेती थीं, आज भारत में फैक्ट्री लगाने को उतावली है। कारण सीधा है सांची, स्थिरता, सुरक्षा और भविष्य की ग्रोथ। भारत का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया को भरोसा देता है कि यहां संकट भी आएगा तो सिस्टम नहीं गिरेगा। यही भरोसा अरबों डॉलर को भारत की ओर खींच रहा है। अब बात करते हैं उस देश की जिसे अब तक दुनिया का आर्थिक सरदार माना जाता रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका पर इस वक्त इतना भारी कर्ज चढ़ चुका है कि आने वाली पीढ़ियां भी चुकाती रहे तब भी खत्म ना हो। वहां सरकारें नोट छापकर सिस्टम चला रही है। यूनो परिवार के साथ मेले के साथ वोट को लेकर में पास करने कला है जिससे डॉलर की असली ताकत धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। ऐसे में जब भारत जैसे देश सोने पर भरोसा बढ़ाते हैं और डॉलर से दूरी बनाते हैं तो यह अमेरिकी व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया में अब बार बार लिखा जा रहा है कि भारत नया आर्थिक स्तंभ बनकर उभर रहा है। अब यहां एक और जबरदस्त मोड़ समझिए। जब किसी देश के पास इतना मजबूत रिजर्व होता है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग आसमान छूने लगती है। इसका मतलब यह कि अगर भारत कभी कर्ज लेना भी चाहे तो दुनिया सबसे सस्ते ब्याज पर देने को तैयार होगी। यानी भारत मजबूरी में नहीं बल्कि ताकत की पोजीशन से सौदे करेगा। पहले जो शर्तें भारत पर थोपी जाती थीं, अब वही शर्तें भारत तय करेगा। यही असली सत्ता होती है जब आप पैसे से फैसले खरीद नहीं रहे बल्कि पैसे से फैसले बनवा रहे हो। यही कारण है कि आज अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी भारत की आर्थिक स्थिरता की मिसाल देने लगी हैं। जिस संस्था के दरवाजे पर भारत कभी मदद मांगने पहुंचा था, आज वही संस्था भारत की नीतियों को दुनिया के लिए मॉडल बता रही है। यह सिर्फ सुधार नहीं, यह ऐतिहासिक पलटवार है। अब आम आदमी के नजरिए से देखिए तो इसका मतलब सिर्फ गर्व नहीं बल्कि सुरक्षा है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में भारत को अचानक आर्थिक झटके नहीं लगेंगे। बड़े युद्ध, तेल संकट या वैश्विक मंदी भी भारत को उतना नहीं हिला पाएगी जितना पहले हिलाती थी। इसका मतलब है ज्यादा नौकरियां, ज्यादा निवेश, मजबूत रुपया और धीरे धीरे महंगाई पर काबू। यह पैसा तिजोरी में बंद होकर सड़ने के लिए नहीं है, यह भारत के भविष्य की नींव है। हाईवे, रेलवे, बंदरगाह, फैक्ट्रियां, टेक्नोलॉजी और करोड़ों युवाओं के सपनों के लिए ईंधन है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत यहीं रुकेगा? बिल्कुल नहीं। जिस रफ्तार से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, जिस तरह निवेशकों का भरोसा मजबूत हो रहा है, आने वाले सालों में यह आंकड़ा 800 अरब फिर $1 ट्रिलियन को भी छू सकता है। और जिस दिन भारत वहां पहुंच गया उस दिन दुनिया की आर्थिक राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। उस दिन एशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पावर सेंटर धीरे धीरे भारत की ओर खिसकने लगेगा। 1991 में जो देश मजबूरी में झुका था, 2026 में वही देश आर्थिक ताकत से खड़ा होकर दुनिया को आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। यह सिर्फ खजाने की कहानी नहीं है, यह भारत के आत्मसम्मान, समझदारी और सुपर पावर बनने की कहानी है। आने वाला वक्त बताएगा कि आज जो शुरुआत दिख रही है वह कल इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव बनने वाली है। अब अगर इस पूरी कहानी को उसके असली अंजाम तक ले जाकर देखें तो यह साफ समझ में आता है कि यह सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने की खबर नहीं है, बल्कि यह भारत के उस पुराने दौर की पूरी तरह से विदाई है जब हम मजबूरी में फैसले लिया करते थे और दुनिया की शर्तों पर जीते थे।
यह उस मानसिक गुलामी का अंत है जिसमें हमें हमेशा डर रहता था कि कहीं डॉलर महंगा ना हो जाए, कहीं तेल के दाम न बढ़ जाएं, कहीं कोई अंतरराष्ट्रीय संकट हमारी कमर न तोड़ दे। आज वही भारत अपने खजाने की ताकत से इन सभी तूफानों के सामने सीना तान कर खड़ा है और दुनिया को दिखा रहा है कि अब यह देश सिर्फ हालात का शिकार नहीं बल्कि हालात बनाने वाला खिलाड़ी बन चुका है। 723 अरब डॉलर का आंकड़ा दरअसल उन लाखों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो पिछले वर्षों में समझदारी से लिए गए। यह उस धैर्य की जीत है जिसमें शॉर्टकट छोड़कर लंबी दौड़ की तैयारी की गई, और यह उस आत्मविश्वास का प्रमाण है जिसने भारत को डर की राजनीति से निकालकर ताकत की राजनीति में खड़ा कर दिया। यह खजाना सिर्फ संकट में काम आने वाला इमरजेंसी फंड नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य का इंजन है जो आने वाले दशकों तक विकास की गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ाएगा। यही पैसा नए हाईवे बनाएगा, नए एयरपोर्ट खड़े करेगा, गांवों तक उद्योग पहुंचाएगा, युवाओं को रोजगार देगा और भारत को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाएगा। यही ताकत भारत को वह हिम्मत देती है कि वह बिना डरे दुनिया के सामने अपनी शर्तें रख सके, बिना झुके अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके और बिना घबराए हर वैश्विक संकट का सामना कर सके। अब भारत किसी एक देश या एक करेंसी के भरोसे नहीं जी रहा, बल्कि अपने मजबूत पैरों पर खड़ा होकर पूरी दुनिया के साथ बराबरी की टक्कर में चल रहा है। 1991 का भारत मजबूरी की तस्वीर था, 2026 का भारत समझदारी और शक्ति का प्रतीक है। तब सोना भेजा गया था इज्जत बचाने के लिए, आज सोना खरीदा जा रहा है ताकत बढ़ाने के लिए। तब दुनिया की मदद जीवन रेखा थी, आज दुनिया का भरोसा भारत की पूंजी बन चुका है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह संघर्ष, सुधार और साहस से पैदा हुआ है। और यही कारण है कि आने वाला समय सिर्फ भारत की तरक्की नहीं बल्कि भारत के नेतृत्व का समय होने वाला है। आज जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितता के अंधेरे से गुजर रही है, तब भारत उम्मीद की उस रोशनी की तरह खड़ा है जो स्थिरता, विकास और सुरक्षा का भरोसा देती है। जिस दिन भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ट्रिलियन डॉलर के पार जाएगा, उस दिन यह सिर्फ एक आर्थिक रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि उस नए वैश्विक युग की घोषणा होगी जहां फैसलों का केंद्र पश्चिम से खिसककर एशिया और खासकर भारत की ओर आ चुका होगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली इतिहास बनना शुरू होता है। एक ऐसा इतिहास जिसमें भारत अब कमजोर राष्ट्र नहीं बल्कि दुनिया की आर्थिक रीढ़ बनने जा रहा है। यह खजाना नोटों और सोने का ढेर भर नहीं है, यह भारत के आत्मसम्मान की ढाल है, उसके भविष्य की नींव है और उसकी सुपर पावर बनने की गारंटी है। जिसने कभी घुटनों पर आकर दुनिया से मदद मांगी थी, वही भारत आज खड़ा होकर दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और यही इस पूरी खबर का सबसे बड़ा सच है। भारत अब उभरती हुई ताकत नहीं रहा, भारत अब बन चुकी शक्ति है और आने वाला दौर इसी शक्ति के नाम लिखा जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, दिल्ली की सत्ता के गलियारों से निकला एक फैसला आज पूरे एशिया की राजनीति में भूकंप की तरह गूंज रहा है। ऐसा झटका कि इसकी आहट ना तो समय रहते चीन तक पहुंच सकी, ना ही सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका कुछ समझ पाया। और पाकिस्तान को तब एहसास हुआ जब हालात उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुके थे, क्योंकि भारत ने चुपचाप अफगानिस्तान को लेकर ऐसा दांव खेल दिया है जिसने काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बजट 2026-27 में अफगानिस्तान के लिए 150 करोड़ रुपए का ऐलान सिर्फ एक आर्थिक घोषणा नहीं बल्कि एक ऐसा राजनीतिक हथियार बन चुका है जिसने पूरे रीजन की ताकत का संतुलन हिलाकर रख दिया है। यह रकम जितनी बड़ी दिखती है उससे कहीं ज्यादा बड़ा इसका समय है और इससे भी बड़ा इसका संदेश है, क्योंकि जब पूरी दुनिया तालिबान से दूरी बनाकर बैठी थी, जब अफगानिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर लगभग अकेला छोड़ दिया गया था, ठीक उसी वक्त भारत ने आगे बढ़कर यह साफ कर दिया कि वह अफगानिस्तान को ना तो पाकिस्तान के दबाव में छोड़ेगा और ना ही चीन के एजेंडे के हवाले करेगा। यह फैसला दरअसल अफगानिस्तान के बहाने पूरे एशिया की राजनीति को नई दिशा देने वाला कदम है। 2021 के बाद अफगानिस्तान जिस आर्थिक अंधेरे में धकेल दिया गया था, वहां बैंकिंग सिस्टम ठप हो चुका था, विदेशी फंड फ्रीज पड़े थे, आम लोग भूख और बेरोजगारी से टूट चुके थे और पाकिस्तान यह मान बैठा था कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है, कि अब भारत के लिए वहां कोई जगह नहीं बची। लेकिन 2026 आते आते तस्वीर उलट चुकी है। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अब दोस्ती से दुश्मनी में बदल चुके हैं, सीमाओं पर तनाव है, व्यापार रुका पड़ा है, आरोप प्रत्यारोप खुलेआम हो रहे हैं। और इसी टकराव के बीच भारत ने बिना शोर मचाए अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को मजबूती से जमा लिया है। जब भूकंप आया तो सबसे पहले भारत की राहत उड़ान उतरी, जब भूखमरी बढ़ी तो भारत से गेहूं पहुंचा, जब दवाइयां खत्म हुई तो भारत की मेडिकल खेप काबुल में थी, और अब बजट के जरिए भरोसे पर आखिरी मुहर लगा दी गई है, जिससे अफगान जनता के मन में भारत एक मददगार नहीं बल्कि एक साझेदार के रूप में उभर रहा है।
लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब तालिबान ने भारत में अपना पहला आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। यह सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के दशकों पुराने सपने का अंतिम संस्कार था। आधिकारिक के सपने पुराने सपने का अंतिम संस्कार था, क्योंकि सालों तक पाकिस्तान खुद को अफगानिस्तान का गेटकीपर समझता रहा। उसका मानना था कि दुनिया को अगर काबुल से बात करनी है तो इस्लामाबाद होकर ही गुजरना होगा। लेकिन अब अफगानिस्तान सीधे दिल्ली से जुड़ चुका है, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी दबाव के। और यही वो पल था जहां पाकिस्तान की पूरी अफगान नीति ढह गई। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया में इस फैसले के बाद बेचैनी साफ दिखाई देने लगी और रणनीतिक हलकों में इसे एक ऐतिहासिक कूटनीतिक हार बताया जाने लगा। तालिबान के मंत्री लगातार दिल्ली आने लगे, विदेश मंत्री से लेकर उद्योग और स्वास्थ्य मंत्री तक। और ये यात्राएं सिर्फ औपचारिक मुलाकातें नहीं थी, बल्कि ठोस आर्थिक और रणनीतिक चर्चाओं से भरी हुई थी। चाबहार पोर्ट, एयर कॉरिडोर, अफगान उत्पादों को भारतीय बाजार तक पहुंचाने की योजनाएं, ये सब उस नए अफगानिस्तान की नींव रख रही थी जो पाकिस्तान की पकड़ से बाहर निकलना चाहता है। और एक 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटन इस बदलाव को रफ्तार देने वाला ईंधन बन चुका है, क्योंकि जब पश्चिमी देश फंड रोक चुके हैं और चीन सिर्फ फायदे की शर्तों पर आगे बढ़ना चाहता है, तब भारत की यह मदद अफगानिस्तान के लिए जीवन रेखा बन रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ काबुल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह मध्य एशिया की राजनीति, ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों को नई दिशा देने वाला है। तापी पाइपलाइन जैसे सालों से लटके प्रोजेक्ट्स में नई जान आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अफगानिस्तान को भारत का मजबूत विकल्प मिल गया तो पाकिस्तान की ट्रांजिट ब्लैकमेलिंग हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसका लाभ की बात करेंगे, इसका भारत 12 पाइपलाइन जैसे, यानी वह हथियार जिससे पाकिस्तान दशकों तक अफगानिस्तान को दबाता रहा, अब उसके हाथ से छिन सकता है। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे खेल के पीछे भारत की रणनीति सिर्फ मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने और पूरे एशिया में अपनी कूटनीतिक पकड़ मजबूत करने का मास्टर प्लान है। अफगानिस्तान में छिपे खनिज संसाधन, लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स पर दुनिया की नजरें टिकी हैं और चीन इन्हें अपने उद्योगों की रीढ़ बनाना चाहता है। लेकिन अफगान जनता और नेतृत्व चीन के कर्ज जाल से डरता है, वहीं भारत का विकास मॉडल उन्हें भरोसा देता है। यही वजह है कि काबुल धीरे धीरे दिल्ली की तरफ झुकता दिख रहा है और यही झुकाव आने वाले वक्त में एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। अब इस पूरी तस्वीर में सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान को है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान भारत के करीब गया तो उसका पश्चिमी मोर्चा भी उसके हाथ से निकल जाएगा। एक तरफ पूर्व में भारत और दूसरी तरफ नाराज अफगानिस्तान। यही वजह है कि पाकिस्तान इसे घेराबंदी के तौर पर देख रहा है और इसी के साथ चीन भी सतर्क हो गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में भारत उससे पहले मजबूत हो जाए। यह सिर्फ बजट की खबर नहीं है, यह आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाला फैसला है। यह भारत की तरफ से एक साफ संदेश है कि अब वो बैकफुट पर नहीं खेलेगा, बल्कि पूरे रीजन की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ेगा। और यही वजह है कि दिल्ली का यह शांत सा दिखने वाला कदम आज एशिया की सबसे बड़ी रणनीतिक हलचल बन चुका है। अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती मौजूदगी अब सिर्फ मानवीय मदद या कूटनीतिक दोस्ती तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सीधे सुरक्षा, खुफिया रणनीति और शक्ति संतुलन की लड़ाई में बदल चुकी है। क्योंकि जिस जमीन को दशकों तक आतंक, अस्थिरता और साजिशों का अड्डा माना जाता रहा, उसी जमीन पर अब भारत बेहद सोच समझकर अपने कदम जमा रहा है। और यह बात सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है पाकिस्तान को, जिसने सालों तक अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, जहां अलग अलग गुटों के जरिए यह संदेश दिया जाता था कि अफगान धरती कभी भारत के लिए सुरक्षित नहीं हो सकती। लेकिन अब वही अफगान नेतृत्व भारत को सुरक्षा की गारंटी देता दिख रहा है। और यही वो मोड़ है जहां पूरी रीजनल राजनीति करवट ले चुकी है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक भारत और तालिबान के बीच बेहद साफ और सख्त शब्दों में यह तय हुआ है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होगा। यह कोई कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि रिश्तों की बुनियाद रखने वाली शर्त थी। और इसी वजह से बीते समय में अफगानिस्तान से भारत के खिलाफ कोई बड़ा आतंकी हमला सामने नहीं आया, जो अपने आप में पूरे एशिया के लिए एक बड़ा संकेत है। काबुल में भारतीय मिशन की मौजूदगी इसी बदले हुए भरोसे का प्रतीक बन चुकी है, जहां भारत ने बिना किसी शोर शराबे के अपनी तकनीकी और कूटनीतिक टीमें तैनात रखी हैं, जो सिर्फ औपचारिक कागजी काम नहीं देख रही, बल्कि जमीनी हालात, सुरक्षा जोखिम और राजनीतिक बदलावों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बजट में दिए गए 150 करोड़ रुपए का एक अहम हिस्सा इसी बात को सुनिश्चित करने में लगेगा कि भारतीय प्रोजेक्ट्स सुरक्षित रहें, लोग सुरक्षित रहें और भारत की मौजूदगी किसी भी हालत में कमजोर न पड़े। यानी यह कोई भावनात्मक कदम नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ उठाया गया रणनीतिक दांव है। इस बदले हुए समीकरण से सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है, क्योंकि दशकों तक उसकी रणनीति का आधार ही यह था कि अफगानिस्तान अस्थिर रहेगा, डर का माहौल बना रहेगा और भारत वहां कदम रखने से हिचकेगा। लेकिन अब वही अफगानिस्तान भारत के साथ विकास, सुरक्षा और भविष्य की बात कर रहा है। और यही बात इस्लामाबाद के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
क्योंकि जब अफगानिस्तान भारत के करीब जाता है तो पाकिस्तान की तथाकथित रणनीतिक गहराई खत्म होने लगती है, उसका पश्चिमी मोर्चा भी कमजोर पड़ जाता है और वो पहली बार खुद को चारों तरफ से दबाव में महसूस करने लगता है। इस पूरे खेल को और जटिल बना देता है आईएसआईएस जैसे आतंकी गुटों की मौजूदगी, जो न सिर्फ तालिबान के दुश्मन हैं बल्कि किसी भी स्थिरता के खिलाफ काम करते हैं। भारत इस खतरे से पूरी तरह वाकिफ है और इसी वजह से सुरक्षा बातचीत में सिर्फ अपने हितों की नहीं बल्कि अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिरता की भी बात उठाई गई है, क्योंकि तालिबान भी जानता है कि अगर ये गुट मजबूत हुए तो सबसे बड़ा नुकसान उसी को होगा और यही साझा खतरा भारत और अफगान नेतृत्व को एक ही पन्ने पर ला खड़ा करता है, जहां दोनों की मंजिल अलग होते हुए भी दुश्मन एक ही है, अराजकता। अब इस कहानी का वो हिस्सा सामने आता है जिस पर सार्वजनिक तौर पर कम चर्चा होती है, लेकिन पर्दे के पीछे वही सबसे ज्यादा असरदार साबित होता है और वह है खुफिया सहयोग। भारत आंख बंद करके अफगानिस्तान में भरोसा नहीं कर रहा बल्कि हर कदम सूचनाओं, रिपोर्ट्स और फीडबैक के आधार पर उठा रहा है। छोटे लेकिन रणनीतिक कदम इसलिए चुने गए हैं ताकि जोखिम कम रहे और असर ज्यादा हो। यही वजह है कि भारत ने पहले मदद, फिर संवाद और अब सीमित निवेश का रास्ता अपनाया है। यह वही नीति है जिसने कई देशों में भारत की साख बनाई है और अब वही मॉडल अफगानिस्तान में लागू किया जा रहा है। अफगानिस्तान में लागू किया जा रहा है, लेकिन कहानी अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रही, यह सीधा आर्थिक युद्ध के मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान के नीचे छिपे खनिज संसाधन आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को ललचा रहे हैं। लिथियम, तांबा, रेयर अर्थ मिनरल्स, यह वही खजाना है जो भविष्य की तकनीक और उद्योगों की रीढ़ बनने वाला है। और इसी खजाने पर सबसे गहरी नजरें टिकी हैं चीन की, जो अफगानिस्तान को एक देश से ज्यादा एक विशाल खदान के रूप में देखता है। उसका मकसद साफ है, संसाधन निकालो, अपने उद्योगों को मजबूत करो और दुनिया पर तकनीकी पकड़ बनाओ। लेकिन चीन की सबसे बड़ी समस्या भरोसे की कमी है, क्योंकि अफगान नेतृत्व और आम लोग दोनों ही उसके कर्ज जाल से डरते हैं। उन्हें डर है कि कहीं अफगानिस्तान भी उन देशों की तरह न बन जाए जो भारी कर्ज में फंसकर अपनी आजादी तक गंवा बैठे। यहीं पर भारत का मॉडल अलग नजर आता है, जहां पहले इंसान, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद संसाधनों की बात होती है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और रोजगार पहले आते हैं, खनन बाद में। और यही फर्क अफगानिस्तान की सोच को बदल रहा है। यही वजह है कि अब दिल्ली और काबुल की बैठकों में खनिजों को लेकर भी गंभीर चर्चा होने लगी है। और अगर भारत इस सेक्टर में उतरता है तो यह सीधे चीन के प्रभाव क्षेत्र में सेंध होगी, जो बीजिंग को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। इसी के साथ व्यापार का सबसे संवेदनशील मुद्दा भी तेजी से उभर रहा है, क्योंकि दशकों तक अफगानिस्तान अपनी जरूरतों के लिए पाकिस्तान के रास्तों पर निर्भर रहा और इसी निर्भरता का इस्तेमाल कर इस्लामाबाद ने उसे बार बार दबाव में रखा। कभी बॉर्डर बंद, कभी ट्रक रोके, कभी टैक्स बढ़ाए, लेकिन भारत की रणनीति इस पूरे मॉडल को तोड़ने की है। चाबहार पोर्ट, एयर कॉरिडोर और वैकल्पिक ट्रेड रूट्स अफगानिस्तान को नया रास्ता दे रहे हैं। और अगर ये पूरी तरह सक्रिय हो गए तो अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता तेजी से खत्म हो जाएगी, यानी वो हथियार जिससे पाकिस्तान ब्लैकमेल करता था हमेशा के लिए बेकार हो सकता है। दिल्ली में इस वक्त जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वह है संभावित ट्रेड डील, जहां अफगान ड्राई फ्रूट्स, केसर, फल और हस्तशिल्प को भारतीय बाजार में सीधी पहुंच मिल सकती है और बदले में भारत की दवाइयां, मशीनरी और तकनीकी सामान अफगानिस्तान पहुंचेगा। यह वही मॉडल है जिसने भारत को कई देशों के साथ मजबूत किया है और अगर अफगानिस्तान के साथ यह लागू हुआ तो यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान फिर एक बार पाकिस्तान को होगा, क्योंकि उसकी ट्रांजिट पकड़ ढीली पड़ जाएगी। और जैसे जैसे ये पूरी तस्वीर साफ होती जा रही है वैसे वैसे पाकिस्तान और चीन दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब ये सिर्फ कूटनीति या मदद का मामला नहीं रहा बल्कि सीधा प्रभाव क्षेत्र की लड़ाई बन चुकी है। अफगानिस्तान अब एक मोहरा नहीं बल्कि पूरे एशिया के भविष्य की चाबी बनता जा रहा है और भारत इस चाबी को धीरे धीरे अपने हाथ में लेता दिख रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अफगानिस्तान सिर्फ एक संकटग्रस्त देश नहीं बल्कि पूरे एशिया की ताकत का तराजू बन चुका है और इस तराजू का पलड़ा धीरे धीरे भारत की तरफ झुकता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली ने बिना शोर मचाए कूटनीति, सुरक्षा, व्यापार और विकास को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाया है, उसने पुराने पावर प्लेयर्स की नींद उड़ा दी है। खासकर पाकिस्तान के लिए यह हालात किसी रणनीतिक भूकंप से कम नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी विदेश नीति का एक मजबूत स्तंभ अफगानिस्तान पर पकड़ बनाए रखने पर टिका था और अब वही स्तंभ दरकता नहीं बल्कि टूटता नजर आ रहा है। जिस अफगान धरती को वह दशकों तक भारत के खिलाफ दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता रहा, वही धरती अब भारत के साथ साझेदारी की नई कहानी लिख रही है और यही बदलाव इस पूरे खेल को ऐतिहासिक बना देता है। पाकिस्तान की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है कि अफगानिस्तान उससे दूर जा रहा है, असली डर यह है कि अगर अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा हो गया तो पूरे मध्य एशिया के दरवाजे भारत के लिए खुल सकते हैं। और यही वह सपना है जिसे दिल्ली सालों से चुपचाप देख रही थी, क्योंकि अफगानिस्तान भौगोलिक तौर पर वह पुल है जो दक्षिण एशिया को मध्य एशिया से जोड़ता है। वहां से आगे ऊर्जा के विशाल भंडार हैं, बड़े बाजार हैं और ऐसे देश हैं जो अब तक चीन और रूस के प्रभाव में रहे हैं। लेकिन अगर भारत
वहां मजबूत पकड़ बना लेता है तो पूरा समीकरण बदल सकता है। तेल, गैस और व्यापार के नए रास्ते खुल सकते हैं और भारत की रणनीतिक पहुंच उस स्तर तक जा सकती है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक मुश्किल थी। यहीं से चीन की बेचैनी भी खुलकर सामने आने लगती है, क्योंकि चीन अफगानिस्तान को सिर्फ संसाधनों का खजाना नहीं बल्कि अपने बेल्ट एंड रोड जैसे बड़े सपनों का अहम हिस्सा मानता है। लेकिन भारत की बढ़ती मौजूदगी उसके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान भारत के भरोसेमंद विकास मॉडल की तरफ झुकता गया तो चीन का दबदबा कमजोर पड़ सकता है। और यही वजह है कि बीजिंग खुलकर सामने आने की बजाय पर्दे के पीछे अपने विकल्प तलाश रहा है। कहीं स्थानीय दबाव बनाना, कहीं निवेश रोकना और कहीं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर माहौल तैयार करना। लेकिन अब हालात पहले जैसे आसान नहीं रहे, क्योंकि अफगान नेतृत्व को पहली बार लग रहा है कि उसके पास विकल्प मौजूद हैं और यही विकल्प किसी भी देश को असली ताकत देते हैं। भारत की रणनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसने अफगानिस्तान को मोहरे की तरह ना ईम बल्कि साझेदार की तरह ट्रीट किया, जहां मदद सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं रही बल्कि जमीन पर असर दिखाने वाली बनी। स्कूल खुले, अस्पताल चले, सड़कें बनी और आम अफगान नागरिक की जिंदगी में थोड़ा सुकून लौटा। यही वजह है कि भारत की छवि वहां किसी बाहरी ताकत की नहीं बल्कि भरोसेमंद दोस्त की बन चुकी है। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भरोसा किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहीं असली समझौते होते हैं और वही समझौते इतिहास की दिशा बदलते हैं। अब इस पूरी कहानी में अमेरिका की भूमिका भी बेहद दिलचस्प हो जाती है, जिसने अफगानिस्तान में 20 साल बिताए, खरबों डॉलर खर्च किए लेकिन स्थिरता नहीं ला सका। और अब वही अफगानिस्तान भारत के सीमित निवेश और शांत कूटनीति से धीरे धीरे संभलता दिख रहा है। वॉशिंगटन खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसके रणनीतिक हलकों में यह बात समझी जा चुकी है कि भारत ने उस खाली जगह को भर दिया है जिसे पश्चिम ने छोड़ दिया था। और अगर यह मॉडल कामयाब होता है तो यह भविष्य के संघर्ष क्षेत्रों के लिए एक नया उदाहरण बन सकता है, जहां बम और बंदूक नहीं बल्कि विकास और संवाद स्थिरता लाते हैं।